नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में, और इससे पहले हम बात कर चुके हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से संबंधित 7 धाराओं के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं धारा 8 के बारे में। तो चलिए टू द पॉइंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। धारा 8, अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय तथा अजमानतीय एवं अशमनीय होना। देखो साथियों, इस धारा के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं आपको एक चीज संगीन, इस धारा के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे वे सभी संगीन अपराध की श्रेणी में आएंगे। अर्थात इस धारा के अंतर्गत जो भी व्यक्ति अपराध करेगा उसको बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी चीज अजमानती होंगे, अर्थात इस एक्ट के अंतर्गत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके लिए जमानत का प्रावधान नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज हम बात करें असमनीय होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक ही है। ठीक है, यानी कि संगीन अपराध होगा, दूसरी चीज जमानत का प्रावधान नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, जब ये एक्ट प्रभाव में आया था तब से लेकर अब तक इसमें काफी बदलाव हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, ध्यान से सुनिएगा, पहले इसमें जमानत के प्रावधान नहीं थे, लेकिन वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब इसमें जमानत के प्रावधान हैं। और पहले जिस भी व्यक्ति का इस अधिनियम के अंतर्गत नाम लिखवाया जाता था उन सभी की गिरफ्तारी होती थी, लेकिन वर्तमान में केवल इस अधिनियम के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जिस व्यक्ति को मुख्य आरोपी बनाया जाता है उसी की गिरफ्तारी होती है। और मुख्यतः जो स्त्री के जो हस्बैंड होते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, परिवार के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक जांच में ये पाया नहीं जाता है कि वे लोग भी इसमें संलिप्त हैं, उनका भी इसमें हाथ है। तब तक क्या होता था कि कई बार मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पर, कई बार ऐसा होता था कि वधू के द्वारा घर में एक उसका एकाधिकार हम कहें वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी, और इस कारण से कुछ ऐसे झूठे मुकदमे आने लगे जिससे उच्चतम न्यायालय को ये निर्णय लेना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से सीधा यही पूछा जाएगा, तो हमें यही याद रखना है कि अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना यानी कि संगीन अपराध होना, बिना वारंट के हम बात करें तलाशी ली जा सकती है, बिल्कुल ली जा सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, कराया जा सकता है। आगे हम बात करें अजमानती होना यानी कि जमानत का प्रावधान नहीं है। तो साथियों यहाँ से धारा 8 आपकी इतनी ही है, इसमें अधिक जानकारी अपने को नहीं पढ़नी है। अब देखिए धारा 8 के कुछ मामलों में सबूतों का भार होना। कुछ मामलों में सबूतों का भार होना, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, यानी कि यहां पर इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 व 4 के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है तो वह खुद को साबित करना होगा कि मैं इस धारा धारा 3 व 4 के अंतर्गत मैंने इस प्रकार का कोई भी अपराध नहीं किया है। तो इससे संबंधित सबूत जो भी हैं वे उस व्यक्ति को स्वयं को साक्ष्य पेश करने होंगे कोर्ट के अंदर या पुलिस के समक्ष, जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि वह व्यक्ति धारा 3 और 4 के अंतर्गत जो है अपराधी नहीं है। तो चलिए इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो भी आप लिख लीजिए। यदि किसी व्यक्ति को
दहेज लेने व देने या मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसने धारा 3 व 4 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है साथियों। तो यहां से ये धारा हम बात करें 8A कहो या 8K कहो, याद रखिएगा वहां कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी आप या तो ए से लेकर, माफ कीजिएगा इधर लिखता हूं थोड़ा सा दिख जाएगा, ए से लेकर जेड तक जब भी आपको कोई धाराएं लिखनी हो तो आपको लेकर कैसे लेकर यह तक याद रखना है। यानी कि यदि हिंदी मैंने इंग्लिश में 8A लिखा है तो हिंदी में 8K होगा, और यदि मैंने हिंदी में इंग्लिश में माफ़ कीजिएगा 8B लिखा है तो हिंदी में 8K होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रम चलता हुआ जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार एग्जामिनर वहाँ एग्जाम में इस प्रकार से आपके सामने धाराएं हो सकता है वो हिंदी में लिखी हुई आ सकती हैं, तो आपको वहाँ पर इनको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए यहाँ हम बात कर लेते हैं सवाल किस प्रकार के बनेंगे। देखिए सवाल बनेगा कुछ मामलों में सबूतों का बहार। जैसा मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया, पुलिस का काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है मुकदमा दर्ज करना है। मुख्य रूप से मुकदमा दर्ज करने के बाद में जो परिवाद आया उसके अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया और उस मुकदमे के अनुसार न्यायालय में पेश कर दिया साहब। अब न्यायालय में जिस पुलिस के द्वारा, यानी कि जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया तो उसने किसके खिलाफ किया, जिस व्यक्ति के खिलाफ किया, तो पुलिस ने उसको क्या कर लिया, अभियोजित बना दिया। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति को हम कहें इस मुकदमे के अंतर्गत हम कहें उसे अभियोजित कर दिया, यानी कि जो भी व्यक्ति था दहेज लेने व मांगने के लिए जिस भी व्यक्ति को किया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसे न्यायालय में पेश कर दिया। अब न्यायालय में उस व्यक्ति को खुद को, जिसको इस मुकदमे में अभियोजित बनाया गया, उसकी खुद की जिम्मेदारी है, स्वयं की जिम्मेदारी है, उसको खुद को यह साबित करना होगा कि भाई मैंने धारा 3 और 4 के अधीन कोई भी अपराध नहीं किया है। ठीक है, उसे स्वयं कोई सबूत जुटाने होंगे, सारे साक्ष्य वहां पेश करने होंगे। अब चलिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस प्रकार की जो शिकायत है, हम बात करें शिकायत, तो ये शिकायत हम बात करें 1 वर्ष के अंदर दर्ज होना अनिवार्य है। यानी कि शिकायत कब होगी, मैं यहां थोड़ा इधर लिख देता हूं, घटना की तारीख से, घटना की तारीख से 1 वर्ष के अंदर हम बात करें शिकायत दर्ज होना अनिवार्य है। घटना की तारीख से शिकायत 1 वर्ष के अंदर दर्ज करवाई जा सकती है, यानी कि 1 वर्ष की समय सीमा का प्रावधान भी यहां पर किया गया है साथियों। तो उम्मीद करता हूं धारा 8 के प्रावधान आपको समझ में आ गए होंगे और धारा 8K के प्रावधान भी आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 8B या 8K के बारे में। चलिए साथियों, धारा 8B या K, राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध
अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है। दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है इसमें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं धारा 9। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति साथ में आपकी धारा 10 प्रावधान करती है केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके सभी कंसेप्ट वैसे क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं तो मैं आपको यहां से सवाल किस प्रकार से आपके बनेंगे एग्जाम में वे सभी भी आपके मैं यहां पर क्लियर करवा देता हूं साथियों। देखिए, सबसे पहले हम बात करें धारा 8B, राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान यहां पर किया गया है। तो सबसे पहला सवाल तो हम इससे यही पूछा सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, हम बात करें स्थानीय सरकारों के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको यहां पर याद रखना है दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्य सरकार के द्वारा। किस धारा के अंतर्गत? 8B के अंतर्गत। चलिए आगे, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए, ठीक है, नियम बनाने की शक्ति कौन सी धारा में है? धारा 9 में। यानी कि आपसे सीधा पूछा जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को किस धारा के अंतर्गत प्रदान की? 9 के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार धारा 10 के अंतर्गत किसको प्रदान की गई है? केंद्र सरकार को। तो साथियों, यहां से आपकी 10 धाराएं आज पूरी हो गई हैं, और 10 के बाद में प्लस हमने जो 3 धाराएं पढ़ी, 4K, 8A और 8B, यानी कि 4A, 8A और 8B, तो टोटल 10 प्लस 3 बराबर टोटल कितनी हो गई हैं? 13 धाराएं हम पढ़ चुके हैं। अब इससे संबंधित हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु भारतीय दंड संहिता की धाराएं, तो उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। चलिए पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं दहेज से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 498A, या आप कह सकते हैं 498 के बारे में। ये किस बात का प्रावधान करती है? ये प्रावधान करती है किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात की गई है साथियों वो ये है, किसी स्त्री के प्रति उसके पति या उसके पति के नातेदार, यानी कि जो भी रिश्तेदार, जहां हम बात करें चाचा ताऊ वगैरह जो भी हैं, हम कह सकते हैं देवर जेठानी वगैरह जो भी हैं, ठीक है, उनके द्वारा यदि उस स्त्री के प्रति क्रूरता की जाती है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में धारा 498 के लिए एक्ट के हिसाब से क्या होगा, मुकदमा दर्ज होगा और उसे सजा का प्रावधान होगा। यानी कि इसमें हम कहें दहेज के लिए उत्पीड़न, हम इसको कह सकते हैं इस धारा के अंतर्गत आता है, जिसको हम कह सकते हैं निर्ममता, कोष्टक में लिख लीजिएगा आप, एवं दहेज के लिए उत्पीड़न। यानी कि वैसे तो 498 हम बात करें आईपीसी की धारा, वहां लिखा हुआ है किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता, तो उसमें क्या आता है, निर्ममता और दहेज के प्रति उत्पीड़न। यानी कि दहेज के लिए किसी महिला का उत्पीड़न किया गया है, उसके पति के द्वारा, नातेदारों के द्वारा, उसके साथ निर्ममता, मारपीट वगैरह की गई है, तो ये सभी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं और इस दंड के लिए सजा का प्रावधान भी है। क्या है भाई, देखो यहां पर दंड का जो प्रावधान है वो है 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। यानी कि 3 वर्ष का कारावास, हम बात करें 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना उसे हो सकता है 3 वर्ष तक का। यानी कि आपको पता है 0 से लेकर, हम बात करें 1 दिन से लेकर कितना भी जो है सजा सुनाई जा सकती है जेल की, ठीक है, जुर्माना जो कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाए। इसी से संबंधित एक और धारा है जिसको हम कहते हैं धारा 304 ख या 304 बी, जिसको हम सब कहते हैं दहेज मृत्यु, जिसको हम क्या कहते हैं, दहेज मृत्यु। देखिए साथियों, यदि विवाहिता की मृत्यु सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है तो वह क्या मानी जाएगी, वह मानी जाएगी दहेज मृत्यु। ठीक है, तो आपसे सामने कई बार सवाल आता है कि दहेज मृत्यु में मुकदमा कब दर्ज होगा, जब विवाहिता की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में होगी, तभी धारा 304 ख या धारा 304 बी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा। और ऐसी परिस्थिति में यहां पर जो है दंड का प्रावधान है। दंड कितना है, न्यूनतम यदि हम बात करें तो 7 वर्ष का कारावास, इस धारा के अनुसार न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और अधिकतम जो है आजीवन कारावास। अधिकतम क्या है, आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है साथियों। तो अब यहां से सवाल क्या बनते हैं, सवाल सीधा सा यही बनता है कि दहेज मृत्यु के लिए भारतीय दंड संहिता कि किस धारा के अंतर्गत दहेज मृत्यु को रखा गया है, 304 बी के अंतर्गत। दहेज मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान है धारा 304 ख के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा है। ठीक है, धारा दहेज मृत्यु के लिए न्यूनतम कितने वर्ष के कारावास है, 7 वर्ष का, और अधिकतम दहेज मृत्यु के लिए कितना होगा, आजीवन कारावास। ठीक है, दहेज मृत्यु कब स्वीकार की जाएगी, यानी कि जब विवाहिता की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में, यहां पर एग्जामिनर होशियार है और कई बार लिख देगा सामान्य परिस्थितियां,
असामान्य परिस्थितियां एक ही जो हम कहें ऑप्शन को 4 तरीके से प्रेजेंट करेगा, तो आपको वहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इसके अलावा एक धारा 306 भी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको मिटा सकूं। धारा 306 दहेज उत्पीड़न से तंग आकर महिला द्वारा आत्महत्या करना। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान। यानी कि साथियों, अब यहां पर हम बात करें मुख्य रूप से दहेज उत्पीड़न से तंग आकर किसी महिला ने आत्महत्या कर ली, तो ऐसा करने के लिए जिस व्यक्ति ने उसे उकसाया, जिस व्यक्ति ने उसे दुष्प्रेरित किया, उस व्यक्ति के लिए इस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। और दंड क्या है? दंड है 10 वर्ष तक का कारावास। ठीक है साथियों, दंड क्या है? 10 वर्ष तक का कारावास। और प्लस जुर्माना। ठीक है साथियों, तो अब आपके सवाल यहीं से यही बनेगा कि दहेज उत्पीड़न से तंग आकर महिला द्वारा आत्महत्या करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 306। या किसी दहेज उत्पीड़न के लिए किसी महिला को, दहेज उत्पीड़न से तंग आकर महिला द्वारा आत्महत्या करना, उसे दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता किस धारा में? धारा 306। और दंड कितना है? 10 वर्ष तक का कारावास और प्लस जुर्माना। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों, इसी के साथ हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के सभी प्रावधान हमने पढ़ लिए हैं और यहां पे इस अधिनियम का आज समापन हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से आप निश्चिंत रहें, इन्हीं में से सवाल आएंगे, आप इनको लगातार निरंतर बार बार पढ़ते रहें। तो साथियों, एक बार पुनः नए एक्ट के साथ, नए अधिनियम के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।